नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वीक में आपने क्या पढ़ा था, आपको याद में है क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका के दोहे के बारे में हमें पढ़े थे, याद में है क्या? इस वीक में तो हम लेसन की तरफ जाने वाले हैं। ओके, हमें पिछले वीक का पाठ से थोड़ा देखेंगे। उनका दोहे के बारे में आपने पढ़े थे। कौन है वो? भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम गोपाल चंद्र थे, वे भी कवि थे। बाप ने गिरिधर दास से नाम बदला लिया था। हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु 6 जनवरी 1885 वाराणसी में हुआ था। उनके दोहे के बारे में हम देखेंगे। पिछले वीक में हमें जो आपके सिखाए थे, फर्स्ट दोहा होता है, निज भाषा उन्नति आहे जब सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत तन के सूल। मिटत ना ये के सूल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि निज भाषा, निज मतलब अपनी मातृभाषा, अपनी निजी का मतलब अपनी भाषा होती है, मतलब मातृभाषा में बहुत टैलेंट होना चाहिए। उसका उन्नति के बारे में ही हमें जो कुछ काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी भाषा में नहीं निपुण होता है, तब उस बाकी भाषा सीख लेने से वो वेस्ट हो जाता है। मिटत ना हिय को सूल। मातृभाषा ही देश की तरक्की माना जाता है। अपनी मातृभाषा के ज्ञान के अर्जन के बिना सब अधूरे हो जाता है। सेकेंड वन, बरित नेह नवनीर नित बरसात सुरस अगोर, जयति अपूरब गान कोहु लखी नचन मनमोर। बादल को देखकर जैसा ही मोर नाचता है, वैसे ही खुशियों को देखकर हमारा मन भी नाचता है। मेघे सदा प्रेम रूपी नई जल से भरा रहने वाला है, बादल रूपी रस की वर्षा करता है। उस प्रेम मेघ को देखकर मन रूपी मोर खुशी से नाचता है। ऐसे बदली की जय हो। भगवान के प्रेम रूपी बादलों को देखकर ब्राह्मण का मन मोर के जैसा नाच उठता है। ईश्वर के प्रेम में मन रूपी मोर का नाचना भक्ति मार्ग का लक्षण है। यह नाटक मंगलाचरण है। थर्ड वन, जे ही लही फिर कछु लहन की, आसना जिय में होई, जयत जगत पावन करन प्रेम वरण यह होई। यह इस दोहे में प्रेम के बारे में कहा गया है। प्रेम 2 अक्षरों का एक शब्द होता है, उसका बड़ा महिमा होती है। प्रेम से सब कुछ हमें अपने वश में ला सकते हैं। ऐसे प्रेम की जय हो, यही कहते हैं इस दोहे में। फोर्थ वन, चंद मिटई सूरज मिटई मिटई जगत के नेम, यह दृढ़ हरिचंद को मिटई ना अविरल प्रेम। इसमें सत्य हरिश्चंद्र के बारे में बोला गया है। यह दोहा श्री हरिश्चंद्र नाटक से लिया गया है। हरिश्चंद्र तो सत्यवादी है, सत्य पर अटल रहते थे। सूरज भी मिटता है, चंद्र भी बदलता है, मिटता है, लेकिन हरिश्चंद्र जी अपने जो हैं उसमें अटल थे, उसमें विश्वास करते थे, हमेशा के लिए सत्य का पालन करते थे। उनको सम्मान करने के लिए ये दोहा लिखा गया है। फोर्थ वन, फिफ्थ वन, प्राणनाथ ब्रजराज जू आरतिहार नंद नंद, दाई बुझा आरी राखिए डूबत भाव हरिचंद। यहाँ एक गोपी ने श्री कृष्ण से ये विनती करती है कि हे प्राणराज, हे ब्रजराज, तुम भक्तों को सब प्रकार का मदद करते हो, सब प्रकार के दुखों से दूर करते हो। ऐसा ही मैं भी दुख के सागर में डूबने वाली हूँ। आकर मुझे मेरे भुजा पकड़कर बाहर निकाल दो और मेरे दुखों से मुझे बचा दो। यही 5 दोहा हमें पिछले वीक में पढ़े थे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका के। ओके।
इस बार हमें पाठ के तरफ जाने वाले हैं। पाठ का नाम है नागरिकों का मूल अधिकार। मूल अधिकार, बेसिक रूल्स ऑफ सिटीजन्स। समझ में आता है? बेसिक रूल्स ऑफ सिटीजन्स। ओके, हमारे देश का नाम क्या है छात्रों? हमारा देश का नाम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत है, इंडिया भी कहते हैं। तो भारत नाम का एक राजा ने हमारा देश को शासन करने से हमारा देश का नाम भारत पड़ा था। हमारा देश का नाम भारत है। हमारे संविधान, हमें पहले किसके शासन के नीचे रहे थे? अंग्रेजों ने आकर हमें शासन किया था। उन्होंने नए नए नियमों का पालन बनाया था, उसे पालन करने के लिए हमें जोर दिया था। अंग्रेजों के अफसरों, सम्राट कहा जाते हैं, उनके तरफ से एक एक देश में तो उन्हें आकर रहते हैं और वही सब कुछ कहते हैं, उसके अनुसार ही सब कुछ चलता है। उन्होंने भारत के वो अंग्रेज के सरकार, सम्राट, प्रतिनिधि के रूप में सब देश में जाकर रहते हैं। वे आकर हम पर ऐसा शासन किए थे, बहुत अत्याचार भी चला था। गांधी जी और कई नेताओं और जनता के प्रयत्न से हमारा देश स्वतंत्रता हुआ। कब हुआ था? 1947 अगस्त 15 को हमारा देश स्वतंत्रता हुआ था। अब क्या हुआ? अंग्रेज ने चले गया। अब हमें हमारा देश को पूरे के पूरे एक आदमी के कंट्रोल में लाना है, एक सरकार के कंट्रोल में लाना है। इसलिए क्या करे थे कि बड़े बड़े व्यक्तियों ने शामिल हुए थे और एक स्थान से प्रतिनिधि को बुलाया था और उन्होंने हमारे देश के लोगों के हित के लिए नए नियम ने डालना शुरू किया था। इसे पालन करना उसका हक क्या है, उसके बारे में बताए थे। इसलिए सब लोग मिलकर उसके बारे में बात किए, नए नियम डाले थे। उसे ही हमें संविधान कहते हैं। इसके संविधान के मुताबिक हमारा देश का राजकाज चलता है, वो भी आज तक चलता है। हमें तो हमारा शासन कैसा शासन है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी कहते हैं ना, लोगों के द्वारा लोगों से चलता है, जनता के द्वारा चुना गया जो व्यक्ति ही वो शासन करता है। वो जनता को अधिकार है, चाहे उसे चुनकर राजा भी बना लेते हैं, यानी उसे नीचे भी ढकल देते हैं। यही हमारा अधिकार होता है, ये हर एक जनता का अधिकार होता है। उस संविधान शुरू में लिखा था कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। जिस देश का राज्य उस देश के जनता के द्वारा ही चुना जाता है, इसे ही हमें गणतंत्र कहते हैं। फिर हमारे संविधान में यह भी लिखा है कि हमारे गणतंत्र राज्य में सबके साथ न्याय होगा। कोई मजहब हो, कोई जाति हो, कोई भी हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, सब समान माने जाएंगे। सबको समान अधिकार दिया जाएगा, सबको समान रक्षा, सबकी रक्षा भार सरकार पर ही होगा। यही संविधान, यही नियम लिखा गया। हमारे संविधान देश की नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। संविधान में देश के सभी नागरिकों का मतलब यहाँ देश पर, हमारे देश में वास करने वाले हमारे सिटीजन्स को, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये मूल अधिकार जनता का पवित्र निधि होता है, यही बेसिक रूल्स होता है, बेसिक राइट्स होता है। अब हमें जो कुछ भी
बात करते समय हम ये कहते हैं कि हमें राइट से पूछने के लिए, हमें अधिकार है, हमें हक है हमें पूछने के लिए। ये राइट्स और हक पहले ही बनाया गया है। इसकी रक्षा हमें सब तरह से करना चाहिए, यही हर एक नागरिकों का कर्तव्य होता है। अच्छा चलो, क्या क्या बेसिक रूल्स होता है, मूल अधिकार क्या क्या होता है? यहीं पर 6 रूल्स बनाए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, हकों की रक्षा की अधिकार। ये सारे भी अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। ये सारे राइट्स जनता के लिए बनाया गया है। कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है ये क्या है, किधर है। पूर्ण रूप से उसे ये अधिकार दिया गया है। समता का अधिकार, इक्वालिटी कहते हैं, सब में समता। पुराने जमाने में ऊंच और नीच का भेदभाव रहता था। ऊंच जाति लोग होते ही, निम्न वर्ग के लोग तो उनके साथ में नहीं जाना, जो वे जाते हैं वो स्थान पर नहीं जाना, कुएं में पानी नहीं लेना, होटल तरफ नहीं जाना, तो बहुत सारे नियम होते थे। लेकिन इस अधिकार से वो अधिकार पर चूर चूर हो गया था। यह अधिकार हमें सिखाता है कि कोई ऊंचे वर्ग होते हैं, निम्न वर्ग होते हैं, सभी एक ही हैं। इसके लिए ही बनाया गया समता का अधिकार। ये समता का अधिकार पुरुष और स्त्री उनको भी होता है। यहाँ पर स्त्री निम्न नहीं मानी जाती है, वह भी पुरुष का इक्वल होती है। पहले भारत में जाति पाति छुआछूत था, वो भी क्या हुआ, ऐसे अधिकार से वह भी मिट गया। संविधान में ये भी लिखा है कि सरकारी नौकरियों सब नागरिकों को मिलना है। कोई भी मजहब होता है, कोई जाति का होता है, कोई कल्चर का कोई होता है, वह भारतवासी होता है। हर एक भारतवासी को भी सरकारी नौकरी मिलना अनिवार्य है। वो एक इक्वल राइट्स होता है। मतलब ये है कि आदमी किसी भी जाति या धर्म मानने वाला हो, उसे उसकी योग्यता के अनुसार कोई भी सरकारी नौकरी पाने का अधिकार दिया गया। किसी पद के लिए स्त्री अयोग्य नहीं मानी जाती है, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक ही समान होने के कारण पुरुष के इक्वल से समान से स्त्री भी किसी भी नौकरी के लिए, कोई भी नौकरी के लिए योग्य होती हैं। यहीं पर हमें ये नहीं बोल सकते हैं कि स्त्री ये काम करने की लायक नहीं है, वह अयोग्य है। वे भी बड़े से बड़े पद पर भी रह सकती है। पहले अंग्रेजों के राज्य में लोगों को खिताब दी जाती है। खिताब मतलब थोड़ी पदवी। क्या क्या है? राय बहादुर, राय साहब, दीवान, बहादुर, सर जैसा थोड़ा खिताब दी जाती थी। इसके अनुसार वे ऐसा ही सर लगाकर, राय बहादुर लगाकर, राय लगाकर ही उनका नाम से वे बुलाए जाते थे। ऐसा वो बुलाए जाने से वे लोग का ये सोच है कि ये विचार था कि वे सबसे बड़े माने जाते थे। लेकिन समानता का अधिकार इसे सब हटा दिया था। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी सर, राय, राय बहादुर ऐसी कोई सरनाम से नहीं बुलाना चाहिए। कोई बाहर के आदमी आकर हमारे देशवासियों को कोई पदवी देने की आवश्यक नहीं है। वो पदवी हमें उपयोग भी नहीं करना चाहिए। विधान में ये भी लिखा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश की सरकार से भी कोई खिताब स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई अन्य देश वाले, कोई फिरंगी आकर हम जो कुछ खिताब देते हैं तो हमें एक्सेप्ट करने से भी वो राइट्स नहीं है कि वो हमें यूसेज करने का।
समझ में आता हो क्या? समता का अधिकार, इक्वालिटी होता है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम। समता के अधिकार के बाद भारत में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में नियम लिखा गया। भारत के सभी नागरिकों को भाषण देने का और भाषण देने का, कोई लिखने का, सबका स्वतंत्रता दिया गया। सभाएं, संस्थाएं बनने में स्वतंत्रता है। इतना ही नहीं, उन्हें भारत के कहीं भी जाकर नौकरी करने का पूरी अधिकार है। किसी नागरिक को बिना अधिकार कैद भी नहीं किया जा सकता है। अगर कोई नागरिक कैद भी किया जाता है, सरकार की तरफ से इसे सफाई देनी चाहिए। अगर उसके तरफ से कोई सफाई ना है तो वह छूट जाता है। पहले भारत की सरकारी अफसर और बड़े बड़े आदमी गरीब लोगों को मुफ्त में काम लेते थे, उसे बेगार कहे जाते थे। संविधान में बेगार के लिए कोई बात नहीं, वह मिट गई थी। वो तो उस नाम को उस पेज से हटा दिए थे। इससे बड़े व्यक्तियों ने तो निम्न वर्ग के लोगों को मुफ्त में काम लेना मना कर दिया जाए। और ये भी अधिकार दिया गया, ये भी नियम दिया गया है कि अगर वैसा कुछ काम लेने से उन पर हमें क्या, उन लोगों को कैद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन आता है क्या, छोटे बच्चे को काम लेने का। पहले कुछ मिल मालिक छोटे छोटे बच्चों को कारखाने में काम लेते थे, काम करने के लिए रखे थे, वो भी मना किया गया। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता है, शिक्षा नहीं मिलती है, सही सलामत से खाना पानी का प्रबंध नहीं होता है। इसलिए 14 वर्ष के नीचे आयु के नीचे होने वाले बच्चे कोई काम करने का अवश्य नहीं होता है। अगर वैसा भी तो कोई काम के लिए रखने से वो क्या होता है, उनका भी कैद किया जाता है। नेक्स्ट, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म, किसी भी धर्म, हमारा भारत देश कैसा होता है? विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहीं पर कई धर्म के पालन करने वाले कई जाति पाति के लोग रहते हैं, कई प्रकार के त्योहार मनाते हैं। एक जाति से दूसरी जाति ऊंच और नीच ऐसा नहीं भेद होता है, ऐसा भेदभाव भी नहीं करना, यही होता है धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार। हर एक धर्म पालन करने वाले को ये स्वतंत्र दिया जाए, उनके धर्म के अनुसार वे सब कर सकते हैं। इसमें कोई अन्य लोग या सरकार इसमें नहीं आ सकता है। संविधान में सबको अपने धर्म में मानने का, उस पर अमल करने का तथा उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया। हमारा राज्य तो ऐसा राज्य है जो धर्म या दीन के आधार पर नहीं बना है, इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। यह किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करता। ये भी नियम है कि किसी सरकारी स्कूल में किसी धर्म की शिक्षा भी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट वन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारे संविधान में सब लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का पूरे अधिकार दिया गया है। सब धर्म के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार धार्मिक संस्थाएं बनाने और शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का समान अधिकार दिया गया है। सरकार इस तरह के कामों में कभी रुकावट नहीं डालती है। शिक्षा संबंधी कुछ भी काम वे कर सकते हैं। कई स्कूल्स और कॉलेज स्थापित कर सकते हैं, सिर्फ इन्होंने सरकार से अनुमति ही लेना पड़ता है। सही सलामत से वो अनुमति रहने पर वे क्या कर देते हैं, उसे अनुमति भी दे देते हैं।
नेक्स्ट वन, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति क्या है? धन दौलत को इकट्ठा करने का, जो हर एक भारतवासी, हर एक नागरिक देश के किधर के कोने में भी जा सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं, संपत्ति जमा सकते हैं। इसमें सरकार कोई रुकावट नहीं डालता है, किसी के संपत्ति को नहीं लेता है, नहीं लूटता है। संविधान ये भी नियम रखा गया है कि सरकारी किसी आदमी को संपत्ति नहीं ले सकती, और यदि सार्वजनिक हित के लिए उसके लेना जरूरी हो तो उसका उचित मूल्य देकर ही खरीदता है। सार्वजनिक का मतलब क्या है? जब लोगों के हित के लिए वो लैंड, वो जगह, जमीन के लिए अगर उनकी संपत्ति के लिए जरूरत हो तो सरकार को ये नियम दिया गया है, ये नियम पालन करना अवश्य होता है कि उस जगह या जमीन या संपत्ति का मूल्य देकर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वन, हकों की रक्षा के अधिकार। हक, हमारा हक क्या है, हमारा राइट्स क्या होता है? अब आपने पढ़ लिख लिया तो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, लेकिन केवल किसी को अधिकार दे देने से काम नहीं चलता। उन अधिकारों की रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कोई भी सरकार ऐसा कानून बना सकती है जिससे नागरिकों को छीन सकते हैं, उनके अधिकार को छीन सकते हैं जब उसमें कुछ कमी हो जाए। इसलिए हमारे विधान में इन अधिकारों के रक्षा का भार देश के उच्चतम न्यायालय में सौंपा गया है। वह न्यायालय सरकार की गलती को पकड़ सकता है। अगर सरकार भी गलत करते हैं उसके लिए भी उच्चतम न्यायालय नियम होता है कि तो वो सरकार होने पर भी उसे भी पकड़ सकते हैं। वह सरकार में कामों की जनता की रक्षा करना अवश्य होता है। अगर सरकार इन मूल अधिकारों को बदलने का कोई कानून बनाए तो अदालत कह सकती है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है, तब ऐसा कानून रद्द समझा जाएगा। वो मना करते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी नागरिक उस अदालत में अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए फरियाद कर सकता है। इस उच्चतम न्यायालय का निर्णय भारत की सभी अदालतों को मानना पड़ेगा और सरकार को भी उसे मानना पड़ेगा। इसलिए वह अदालत जनता के अधिकारों की रक्षक और पहरेदार हैं। ऐसे इतने अच्छे अधिकारों को पालन करना हर एक भारतवासी का, हर एक नागरिक का कर्तव्य है। जो इसे पालन करता है वही सच्चा नागरिक होता है। इसलिए हम सब लोगों को भारत के सच्चे नागरिक बनने का प्रयत्न करना पड़ेगा। समझ में आता होगा, यही बेसिक रूल्स होता है। हमारा जो राइट्स क्या होता है उसी के बारे में दिया गया है। ये सारे राइट्स को आपने अच्छा पहचान लेना छात्रों। इसे ये समझ लेने से आपको अधिकार के बारे में पूरा पता लगता है। क्या क्या अधिकार होता है बेसिक से, ये आपने जान लेना है। क्या क्या है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और हकों की रक्षा की अधिकार। समझ में आता हो क्या? ये लेसन के बारे में और ये सारे अधिकारों के बारे में आप जान लेना और अपने राइट्स के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। आपके अधिकारों के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। आप भी ये सच्चे नागरिक होने के नाते इस अधिकारों को पालन करना हर एक भारतवासी का कर्तव्य होता है। अच्छा छात्रों, जो अभी तक हमें पाठ चला है वो ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर्स होता है वो भी पढ़ लेना। असाइनमेंट्स होता है वो लिखकर सही समय पर सबमिट कर देना। धन्यवाद।